हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। दिस इज़ वन अमंग द टॉपिक ऑफ IBO03। बिफोर आई प्रोसीड गाइज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू फील दिस इज़ यूज़फुल फॉर somebody else also, don't forget to share it. And if you like my video, don't forget to press the like button as well. Okay, let's start with today's topic. It is about export promotion measures. देखो, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले रहे हैं और लेते आए हैं जिससे कंट्री का एक्सपोर्ट सुधरे और ज़्यादा बढ़े, इम्प्रूव हो। ओके, अब क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनफ्लो आएगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में शिफ्ट होता जाएगा। ओके, यूजुअली इंडिया ने, हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो में, कि यूजुअली डिफिशिट ही रहता है। अब उसको इम्प्रूव करने का एक तरीका सबसे ज़्यादा क्या है कि एक्सपोर्ट करेगी जैसे हमारी कंट्री, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव होगा। ओके, अब क्या करती है कि उसको प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली जो इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर्स हैं उनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको ऐसी स्कीम्स बनानी पड़ेंगी जो उनको हेल्प आउट करें। जैसे कि हम देखते हैं 4th पॉइंट में लिखा है एक्सपोर्ट हाउस के बारे में। लेट्स रीड आउट। ये कहते हैं एन एक्सपोर्ट हाउस इज डिफाइंड एज a registered exporter holding a valid export house certificate issued by Director General of Foreign Trade। क्या होता है, एक्सपोर्ट हाउस बनाए गए हैं, सिमिलरली ट्रेडिंग हाउस बनाए गए हैं, स्टार ट्रेडिंग हाउस बनाए गए हैं, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस बनाए गए हैं, जो कि एक्सपोर्टर्स हैं। इनके अंदर बेसिकली ये स्कीम्स हैं जिसमें एक्सपोर्टर को बेनिफिट दिया जाता है। बेसिकली उनको डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर से थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। उनको बेसिकली हमारे को गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है उन एक्सपोर्टर्स को कि आप ये सब प्रोडक्ट बनाओ, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका मतलब बेसिकली आपको जो मॉनेटरी रिसिप्ट होनी है वो टाइमली इस ड्यूरेशन में हो जाएगी, तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। बेसिकली कुछ क्राइटेरिया इन एक्सपोर्टर्स को फुलफ़िल करने पड़ते हैं, तभी ये स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, इससे बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी देती जाएगी इनको बेनिफिट्स। इनको बेनिफिट्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये भी अपनी मतलब बेसिकली अच्छे से अपना एक्सपोर्ट करें, अपनी कंट्री में बेसिकली पॉजिटिव इन्फ्लो लेके आएँ और हमारा भी बेनिफिट हो और कंट्री का भी बेनिफिट हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि बेसिकली किस तरीके से वेटेज दिया जाता है कि जब इनको बेनिफिट्स देने हैं तो क्या क्राइटेरिया रखा जाता है। जैसे कि लेट्स रीड इट आउट। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन वेटेज इज गिवन टू सर्टन कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर as indicated below. Provide such exporter are made freely convertible currency like double weightage on FOB or NIFE on export of product manufactured by small scale, tiny, cottage unit respectively. बेसिकली FOB का मतलब आप समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने जैसे अपने यहाँ बनाया, अपनी फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बनाया और फिर उसके बाद आपने वो शिप पे लोड कर दिया, तो यहाँ तक का जो आपका बेसिकली जो भी रिस्क है या जो भी आपके एक्सपेंस है वो एक्सपोर्टर इनकर कर रहा होता है FOB कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो उसके बाद जो शिप के ऊपर जब प्रोडक्ट चढ़ गया, तो अब उसके बाद उसकी जो कॉस्ट इनकर होगी ट्रांसपोर्टेशन की टू रीच आउट टू द डेस्टिनेशन, और जो भी इंश्योरेंस का एक्सपेंस होगा वो सारा किसका होता है, इम्पोर्टर का होता है। ठीक है, तो FOB कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ शिप तक सामान पहुंचाने का खर्चा और रिस्क वगैरह वो एक्सपोर्टर का रहता है। और CIF कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होते हैं, उसके अंदर जब तक प्रोडक्ट बेसिकली इम्पोर्टर तक नहीं पहुंच जाता, शिप में ट्रांसिट के टाइम पे रिस्क जो है बेसिकली उसकी इंश्योरेंस का और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सारा एक्सपोर्टर के ऊपर रहता है। ओके, अब ये कहते हैं कि बेसिकली अगर हमारे को स्कीम्स में ये सारे एक्सपोर्टर्स को डालना है तो किन एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, डबल वेटेज दी जाती है। जो एक्सपोर्टर्स FOB कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल के हैं, कॉटेज यूनिट्स के हैं। डबल वेटेज दी जाती है जो एक्सपोर्टर्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और या फिर जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिल्क के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको डबल वेटेज दी जाती है। ओके,
अब क्या होता है, जो भी लाइसेंस इनको दिए जाते हैं, बेसिकली जब ये स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, ये कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, तो इनको लाइसेंस इशू किया जाता है और ये लाइसेंस यूजुअली 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। ओके, ये सब गवर्नमेंट, मैंने जैसे कहा कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कर रही है। अपने बेसिकली अपने कंट्री के एक्सपोर्टर्स को अगर वो बढ़ावा देना चाहती है, तो ऑब्वियसली वो एक ही स्कीम से तो नहीं कर पाएगी, वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को लेके आती है। जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स और बेनिफिट का नाम मैंने लिखा है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है टू प्रमोट एक्सपोर्ट। जैसे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को लेके आना, स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को लेके आना, ड्यूटी ड्रॉबैक को लेके आना, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बनाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम लेके आना, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम लेके आना। ऑल दीज आर दी बेनिफिट विच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू एक्सपोर्टर्स टू इनिशिएट एक्सपोर्ट। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। देखो, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बेसिकली ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो स्पेशली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए उनको एक सेपरेट एरिया दे दिया जाता है, यू कैन से, जहाँ पर वो एरिया इतना कन्वीनियंट होता है जिससे उनको पास में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट्स पास में पड़े। सेकेंडली, उनको कस्टम फ्री इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिल जाती है और उनको उस एरिया में बेसिकली बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, क्लियरिंग एजेंसी, इन सब की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब ये यूजुअली डेवलपिंग नेशंस में होता है और दूसरा ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि सब कुछ उनके अगर रीच में हो जाएगा तो मेन अपना वो काम जो है मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे पाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा इंडिया का नाम भी आएगा। ओके, अब जैसे कि कांडला फ्री ट्रेड जोन था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बेसिकली फ्री ट्रेड जोन भी बोलते हैं, और सबसे पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था वो था कांडला फ्री ट्रेड जोन। ये मतलब कच्छ के बैकवर्ड एरिया में बनाया गया था और ये बेसिकली 1965 में आया था। ओके, और दूसरा ये कहते हैं कि एक सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आया था 1974 में। अब तो बहुत सारे हैं बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दीज टू। ये कहते हैं कि इसमें बेसिकली जो इन्होंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक आइटम से स्टार्ट किया था, बट अब बेसिकली वहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती जब ये कोई इंपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि इनको बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, बहुत सारी सर्विसेज का एक्सेस दे रही है, इंटरनेशनल पोर्ट एयरपोर्ट पास में दे रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मेन अपना जो मोटिव है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो दिस स्कीम इज़ वन अमंग द स्कीम जो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्कीम विच द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड टू promote the export is scheme of export oriented units. Now let's read it out. They are saying the scheme of export oriented unit was introduced in 1981, is complementary to the EPZ scheme. ठीक है, it adopted the same production regime but offer a wider option in location with reference to factors like source of raw material, technological skill, existence of industrial base, need of large area of land for the project. What they are trying to say is कि देखो, जो हमने EPZ स्कीम पढ़ी थी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अभी प्रीवियसली, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज़ सिमिलर टू दैट, बट इसमें और ज़्यादा वाइडर बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मतलब इस जगह पे खोली गई हैं ये यूनिट्स जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली मिले, टेक्नोलॉजी का एक्सेस ईजिली मिले, लार्ज एरिया मिले, लैंड हो उनके पास ईजिली अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए, ऐसे बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स खोलती थी, अब ये प्राइवेटाइज भी किए गए हैं। बेसिकली या तो प्राइवेट मतलब यूनिट खोल लें या तो जॉइंटली विद गवर्नमेंट भी खोल सकते हैं। अब क्या है, ये सारे EPZ जोन जो हैं इन सबको अपने रूल्स रेगुलेशंस या लॉज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का लॉ या लेबर लॉ के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल लॉज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो अपने इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बेनिफिट को अचीव कर लें। ओके, मतलब बेसिकली उसके बेनिफिट्स को वो उनको मिलते रहें, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशंस भी डाली कि आपको ये रूल्स रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ एट लास्ट
point they are saying that application for setting up EPZ in a private joint sector are to be made to the Development Commission of EPZ in whose jurisdiction the proposed zone will be located. Obviously अगर कोई यूनिट EPZ में खोलना चाहता है, अपना मतलब फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो उसको पहले अप्लाई भी तो करना पड़ेगा. तो किसके पास अप्लाई करेगा? डेवलपमेंट कमीशन ऑफ EPZ. और उसी जुरिडिक्शन के ये डेवलपमेंट कमीशन में अप्लाई करेगा जहाँ पे उसको अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और यू कैन से EPZ खोलना है. ओके. The next topic is 100% export oriented unit. Let's read it out. The scheme of 100% export oriented units was introduced in 1980 with a view to generating additional production capacity for export by providing an appropriate policy framework, flexibility of operation and incentive. What they are saying is 1980 में ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाए गए ताकि और ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को बेसिकली एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी दी जाए, उनके लिए अवेलेबल कराई जाए और उनको एडिशनल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे गए थे. और इस स्कीम के अंदर बेसिकली ये सेम ही है बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में. जिस तरीके से हम इंपोर्ट करते थे मशीनरी का, रॉ मटेरियल का या अदर कंपोनेंट्स का, वो ड्यूटी फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी. ओके. अब रीसेंट इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी. कैसे कि ये बेसिकली इनको ऑटोमेटिक अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं जब हमारे को एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. अब वो ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दिया था इनको बेसिकली डेवलपमेंट कमीशन पे जाके इनका बेसिकली टाइम सेव हो, इसलिए इनको अप्रूवल्स के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल्स की फैसिलिटी दे दी गई थी. ओके. और अगर ये इन केस कुछ प्रोडक्ट्स इनके एक्सपोर्ट नहीं हो पाए तो वो डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ड्यूटी जो लगेगी वो सिर्फ 50% कर दी गई थी. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक. देखो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको इनपुट डालते हो, पहले उसमें रॉ मटेरियल डालते हो, कंपोनेंट्स लगते हैं, स्पेयर्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, पैकिंग होती है, ये सब लगती है. तो जब आप उसको डोमेस्टिकली खरीद रहे हो तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी. अब तो एक्साइज GST में चेंज हो गया है. अब या तो आप अगर उनका कोई कंपोनेंट रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करो तो उस पर कस्टम लगता था. तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ाता है एक्सपोर्टर्स के लिए. सेलिंग प्राइस उनको ऑलरेडी बढ़ जाता है बिकॉज उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ये सारी ड्यूटीज़ जब उनके ऊपर लगती है. तो क्या होता है कि ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी आप एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे करोगे अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर या कंपोनेंट्स के ऊपर, उसका हम आपको बेसिकली ड्रॉबैक दे देंगे, आपको वापस से मिल जाएगी वो ड्यूटी, रिटर्न हो जाएगी आपको जो आपने उसके ऊपर पे की होगी आफ्टर मेकिंग एक्सपोर्ट. ठीक है. इसके अंदर रूल 18-19 है ड्यूटी ड्रॉबैक का. बेसिकली ये बहुत मतलब इतना आपको बुझाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी आप आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करते हो फॉर मेकिंग बेसिकली मतलब फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल वॉटेवर, तो उसको एक्सपोर्ट करने पे आपको वो ड्यूटी का रिफंड दे दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट. ओके. नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. देखो, जो कैपिटल गुड्स रहते हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उनको इसके अंदर कि हम ऑब्वियसली हमें प्रोडक्शन करनी है तो अच्छे कैपिटल गुड्स होने की ज़रूरत होती है. तो इस स्कीम के अंदर जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं. ठीक है. लेट्स रीड इट आउट. न्यू कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मे बी इंपोर्टेड अंडर EPCG स्कीम. अंडर दिस प्रोविजन कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग जिग्स, फिक्सचर्स, डाइज, मोल्ड्स, spares up to 20% of CIF value of capital goods may be imported at 5% कस्टम ड्यूटी. देखो, जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है. अब हमारे अंदर इंडिया के अंदर अगर कोई ऐसी मशीनरी है जो बेसिकली हमारे को बहुत एडवांस मशीनरी चाहिए और वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, कोई भी एक्सपोर्टर है उसको वो मशीनरी चाहिए टू मेक दैट प्रोडक्ट, तो वो इंपोर्ट करेगा, उसको हैवी कस्टम ड्यूटी अगर लगेगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बर्डन आएगा. तो गवर्नमेंट ने इस वे से भी एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने की कोशिश करी. किस तरीके से कि बेसिकली आप जो भी कैपिटल गुड्स लोगे उसकी CIF वैल्यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस CIF कॉन्सेप्ट इन आई थिंक प्रीवियसली इन माई दिस वीडियो. सो अब इसमें क्या है कि CIF वैल्यू में जितना आपके कैपिटल गुड्स की CIF वैल्यू बन रही होगी उसके 20% आप पर जितनी 5% कस्टम ड्यूटी जो होती है तो वो जितनी लगी होगी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और दूसरा क्या है, ये कब आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, अगर आपको एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन पूरी करनी होगी, वो भी इन्होंने लिख के दिया. दिस इम्पोर्ट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्वलेंट टू 5 times
CIF वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन FOB बेसिस, यानी कि आपको FOB बेसिस पे एक्सपोर्ट करना होगा। कितना करना होगा? इट शुड बी 5 टाइम्स ऑफ CIF वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके, और या तो 4 टाइम्स ऑफ CIF वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड ऑन NEF बेसिस टू बी फुलफिल ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। मतलब 8 साल के अंदर अंदर आपको, अगर आपने कैपिटल गुड लिया था उसके ऊपर आपको 20% CIF वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स के ऊपर जितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगी थी, मतलब कस्टम ड्यूटी लगी थी, अगर आपको हमने एग्जम्प्ट करी थी, तो आपको ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी है कि आपको 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ CIF वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स के जितना FOB बेसिस पे एक्सपोर्ट करना है within a period of 8 years. Now the last scheme which we are going to discuss is duty exemption scheme. Duty exemption scheme basically क्या है कि जब भी आप inputs खरीदते हैं, import करते हैं input for making export products, तो आपको बेसिकली उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो इस स्कीम के अंदर क्या हुआ कि आपको ऑलरेडी एक लाइसेंस दे दिया, जिसके आप, अगर वो लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपके पास अलाउड है कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करो उन इनपुट्स का, ओके, सब्जेक्ट टू आपको वो जो आप इनपुट कर रहे हैं उस इनपुट का यूजेज के लिए आपके ऊपर कंडीशंस लगा दी गई कि आपको ये, अगर आप ये रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो इसका इतना यूजेज हो जाना चाहिए, या फिर इसी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। और ये लाइसेंस में एग्जम्प्ट कर दी बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज़ के ऊपर आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी गई ये लाइसेंस इशू करके। ओके, सो हियर आई कंक्लूड। आई होप द वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू। इफ़ you like my content, please share it, subscribe it, and don't forget to press the like button. And I have provided the link of my Telegram channel, Instagram also. If you want to connect to me, you can message me over there. I will be happy to help. Okay, all the best. Thank you. Bye bye.